नमस्कार, 5 का पंच देख रहे हैं आप। यहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पहुंचे हैं नीतीश कुमार। मैं आपको बताऊंगा एंड वक्त पर क्या नीतीश कुमार करेंगे खेला, आरजेडी के ऑफर से क्यों मचा सियासी हड़कंप। आज मैं आपको बताऊंगी बिहार की एक सीट पर होने वाले उपचुनाव के बारे में। मैं बताऊंगी आपको बिहार के बॉर्डर पर कैसे नकली नोटों के खिलाफ एक्शन हो रहा है। मैं आपको बताऊंगी कैसे अररिया में एक ठेले वाले ने ड्राइवर का किया सर धड़ से अलग करने की खौफनाक वारदात को अंजाम। बिहार में सियासी उलटफेर की गिनती शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी भी उनके साथ दिल्ली पहुंचे हैं। कल यानी शुक्रवार को सीएम नीतीश राज्यसभा सांसद के पद की शपथ लेंगे। इसी के साथ बिहार में नई सरकार के आकार लेने का काउंटडाउन भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी होगी और फिर खरमास के फौरन बाद नए सीएम का बिहार में शपथ ग्रहण कराया जाएगा। जानकारी के मुताबिक नीतीश 13 या 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। वहीं बिहार के नए सीएम के नाम पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार के नए सीएम को लेकर एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने इन सारी बातों पर खुलकर चर्चा की। नितिन नवीन ने कहा है कि कहीं कोई मतभेद नहीं है, सारी चीजें समय के मुताबिक चल रही हैं। 10 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा का बतौर सांसद वो शपथ लेंगे। उसके बाद तमाम प्रक्रिया होगी। देखिए, बीजेपी और एनडीए का संबंध यही तो है कि गठबंधन धर्म बीजेपी ने हमेशा बखूबी और सम्मानपूर्वक निभाया है। यही कारण है कि आज भी दलों को हम पर विश्वास होता है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चीजें चल रही है, सब माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय हो रहा है। उसी हिसाब से चीजें चल रही हैं। ये कहना है बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का। अब देखना यह होगा दिल्ली में कब तक नए सीएम के नाम पर मुहर लगने के बाद ऐलान होता है। एक और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी नई सरकार के गठन को लेकर स्थिति स्पष्ट करने में जुटे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य की राजनीति में विपक्ष ने भावनात्मक रणनीति अपनाने शुरू कर दी है। दिल्ली नहीं जाइए, यही सरकार बनाइए जैसे नारे के साथ आरजेडी ने सीधा संदेश देने की कोशिश कर डाली। यह अपील जेडीयू कार्यकर्ताओं की नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के करीबी और तेजस्वी यादव के रणनीतिकार माने जाने वाले आरजेडी नेता रणविजय साहू की ओर से आई है और नीतीश कुमार से बड़ी अपील की गई। आरजेडी का आरोप है कि बीजेपी नीतीश कुमार को जबरन दिल्ली भेजने की कोशिश कर रही है। रणविजय साहू का कहना है कि जनता ने 2025 से 2030 तक के लिए नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। ऐसे में कुछ ही महीनों में सत्ता परिवर्तन की चर्चा जनादेश का अपमान होगा। उनका सवाल है कि आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि बीजेपी इस तरह का बदलाव चाह रही है। आरजेडी ने यह भी संकेत दिया कि उसका ऑफर खुला है। बिहार की राजनीति में पहले भी कई बार गठबंधन बदलते रहे, ये तो आपने देखा ही होगा। 2015 में महागठबंधन के साथ सरकार बनी, 2017 में नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ लिया, फिर 2022 में आरजेडी कांग्रेस के साथ लौटे, 2024 में फिर पाला बदलकर एनडीए में हुए। रणविजय साहू ने कहा है कि बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी ने हमेशा नीतीश कुमार का साथ दिया और अगर फिर ऐसी स्थिति बनती है तो पार्टी नेतृत्व परिस्थितियों के मुताबिक फैसला करेगा। दरअसल संख्या बल के लिहाज से देखें तो आरजेडी और उनके सहयोगियों के पास करीब 41 विधायक है, जबकि जेडीयू के पास 85 विधायक। अगर दोनों साथ आते भी हैं तो ये संख्या 126 तक पहुंचेगी, जो बहुमत के आंकड़े के लिए पर्याप्त है। हालांकि पूरा घटनाक्रम अभी कयासों पर ही आधारित है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस भविष्य में संभावित नए समीकरणों के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में विधान परिषद की एक स्थानीय प्राधिकारिक निर्वाचन क्षेत्र सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राजनीतिक माहौल में नई हलचल शुरू हो गई है। भोजपुर बक्सर सीट के खाली होने के बाद ये उपचुनाव जरूरी हो गया था। निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 16 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और 23 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे।
24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 27 अप्रैल को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख निर्धारित की गई है। मतदान 12 मई को करवाया जाएगा और 14 मई को मतगणना के बाद नतीजे जारी होंगे। इस घोषणा के बाद से ही दोनों जिलों में राजनीतिक हलचल बढ़ने लगी है। स्थानीय स्तर पर दलों की रणनीतियां बननी शुरू हो चुकी है और संभावित उम्मीदवारों के नाम भी चर्चा में है। ये सीट पहले राधा चरण शाह के कब्जे में थी, लेकिन पद खाली होने के बाद अब सभी दलों के लिए ये अवसर बनकर आई है। क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से ये उपचुनाव काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि भोजपुर और बक्सर दोनों ही जिले हमेशा से राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव का असर आने वाले समय में भी देखने को मिल सकता है। तो वही आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी मशीनरी एक्टिव हो चुकी है और चुनाव आयोग की ओर से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी भी कर दी गई है। अब नजर इस बात पर होगी कि कौन सा दल कितनी मजबूती के साथ मैदान में उतरता है। खबरों में अब बात नेपाल के जरिए भारत में नकली नोटों पर सख्त कदम। बिहार सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में स्थित बैंक शाखाओं में नोट शॉर्टिंग मशीन लगाने का फैसला लिया है। यह मशीन नकली करेंसी को तुरंत पकड़ लेती है। हाल के दिनों में नेपाल की सीमा से सटे जिले जैसे कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज आदि में नकली भारतीय नोटों के कई मामले सामने आए हैं। इन मामलों को देखते हुए बिहार सरकार ने नकली नोटों की पहचान करने वाली मशीनें अनिवार्य रूप से लगाने का आदेश दिया है। मुख्य सचिव प्रात्यय अमृत की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बैंक शाखाओं में ये नोट शॉर्टिंग मशीनें लगाने से नकली नोट आसानी से पकड़े जा सकेंगे और नेपाल रूट से आने वाली फेक करेंसी पर अंकुश लगेगा। ये कदम न सिर्फ नकली नोटों की तस्करी रोकने में मदद करेगा, बल्कि आम लोगों को भी फेक नोटों से होने वाले नुकसान से बचाएगा। बिहार पुलिस, एसएसबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहले से ही नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा रही है। अब बैंक स्तर पर भी तकनीकी उपकरणों के जरिए सख्त चेकिंग हो रही है। अभी इन मशीनों के लगाने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है। इससे नेपाल के रास्ते आने वाली पाकिस्तान लिंक्ड फेक करेंसी रैकेट पर बड़ा असर पड़ेगा। सरकार का मानना है कि ये व्यवस्था नकली नोटों की सप्लाई चेन को तोड़कर और उसमें तोड़ने का कारगर साबित होगा। अब देखना होगा कि ये एक्शन कितना प्रभावी साबित होता है और नकली नोटों का खेल कितना कम होता है। अररिया जिले के फॉरबिसगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक मामूली विवाद ने इतना भयावह रूप ले लिया कि पूरा इलाका दहशत में आ गया। कृषि उत्पादन बाजार समिति के गेट नंबर 2 के पास ठेला लगाने को लेकर एक ठेला दुकानदार और पिकअप ड्राइवर के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शुरुआत में ये एक सामान्य झगड़ा लग रहा था, लेकिन देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि इसका अंत इतना खौफनाक होगा। बताया जा रहा है कि गुस्से में आकर ठेले वाले ने पिकअप ड्राइवर पर तेज धार वाले चाकू से हमला कर दिया। हमला इतना क्रूर था कि उसने ड्राइवर का सर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आरोपी ठेला दुकानदार जो रोजाना सत्तू और अनानस बेचकर अपना गुजारा करता था, वारदात को अंजाम देने के बाद पास में ही बन रहे गोदाम के पास झाड़ियों में जाकर छिप गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को झाड़ियों से बाहर निकाला गया। लेकिन इसके बाद हालात और बिगड़ गए। जब पुलिस आरोपी को अपनी कस्टडी में लेकर सुरक्षित स्थान की ओर ले जा रही थी, तभी गुस्साई भीड़ ने उसे पुलिस के कब्जे से खींच लिया। भीड़ का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने आरोपी राहुल चौहान की बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। देखते ही देखते भीड़ की हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आरोपी की भी मौके पर ही जान चली गई। ये पूरी घटना पुलिस के सामने ही हुई, लेकिन भीड़ को काबू में करना मुश्किल हो गया। इस डबल मर्डर की घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया है और लोग सदमे में हैं।
फॉरबिसगंज के एसपीडीओ मुकेश कुमार साहा ने कहा है कि मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस 5 के पंच में इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।